हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रही हमारी प्रॉब्लम 2/24। यहाँ पे असल में कंसेप्ट है एक रस्सी के अंदर टेंशन कितना होता है, यानी कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है एक चीज़ को खींच के रखने की। अब जैसे आप कह लें, आप एक पतंग उड़ाते हैं तो वहाँ पे भी आप एक मतलब कि डोर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रस्सी टाइप ही एक चीज़ होती है ना। तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल होती है कि वो किसी दूसरी यानी कि अगर आपका वो जो पतंग है अगर वो ज़्यादा भारी है, ज़्यादा हवा का दबाव आता है तो आपकी वो जो डोर है वो टूट जाती है। तो उसके अंदर एक टेंशन होता है, यानी कि एक एबिलिटी होती है, कहने एक सहने की शक्ति होती है कि वो कितनी देर तक प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, एक तरफ प्रेशर होता है, एक तरफ कुछ और भी होता है। तो ये प्रेशर की मैंने क्यों बात की आपको भी समझ आएगी। देखिए वो कह रहा है द केबल ए बी, ये जो केबल ए और बी यानी इतनी केबल है आपके पास, ये प्रिवेंट कर रही है यानी कि प्रोटेक्ट कर रही है, थामे हुए है बार को, एक राड को। ये जो खंबा टाइप सी एक चीज़ है इसको थामे हुए है ओ ए जिसका नाम है, यानी ओ से लेके ए तक इसकी यानी कि मेंशन है ये। वो कहता है फ्रॉम रोटेटिंग क्लॉकवाइज उसे रोटेट करने से यानी कि रोक रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, उसको रोके हुए है। वो कहता है अबाउट द पिवट ओ पिवट से इफ़ द केबल टेंशन इज़ 750 न्यूटन, यानी कि अगर केबल के अंदर इतना टेंशन है कि वो 750 न्यूटन तक की फोर्स को रोक सकती है, यानी कि 750 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगी तो ये केबल टूट जाएगी और ये जो राड है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये गिर पड़ेगा। यानी कि मैं अगर इसको ड्रा करके आपको बताऊं किस डायरेक्शन में, तो लाइक आप कह सकते हो इस तरफ। ये क्या हो गया, ये वाला था, हाँ, यानी ये इस तरफ नीचे की तरफ ऐसे गिर पड़ेगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। अब देखें वो कहता है इफ़ द देन डिटरमाइन द एन एंड एन टी कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स 750 न्यूटन का टेंशन है इसका आपने एन और टी कंपोनेंट फाइंड करके देना है, उसको डिटरमाइन करके देना है, जो कि पॉइंट पी के ऊपर जो है एक्ट कर रहे हैं, बार के पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और ये ऊपर मेंशन है एन और एन। तो बच्चों देखो टेंशन जो है ना, एन आपका क्या होता है, एन असल में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। ये देखिए इन्होंने इसीलिए 90 डिग्री मेंशन किया हुआ है। और जो टी होता है वो असल में होता तो पैरेलल है, लेकिन अब आपकी फोर्स जो है, अब देखें इस फोर्स ये जो ए और बी की यानी ये जो आपकी रस्सी है जिसके थ्रू आपने उस रॉड को थामा हुआ है, वो रस्सी के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी, यानी इसी डायरेक्शन में लग रही होगी ना। आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होगे ना, इस तरफ से खींच रहे होगे तो यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो इस डायरेक्शन में लगने की वजह से आपका जो एफ एन, यानी कि वैसे तो हम टेंशन यानी टी से मेंशन करेंगे, तो वो जो आपकी टेंशन होगी फोर्स को टी से आपने मेंशन करना है, तो वो जो आपका टेंशन का एन कंपोनेंट होगा वो तो इस डायरेक्शन में यानी कि इसके परपेंडिकुलर में लगेगा। लेकिन वो जो पैरेलल में लगता है ना दूसरा, जिसको हम इस तरह से यानी कि पहले तो इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रा करते होते थे ना, ऐसे 0 डिग्री के एंगल पे, लेकिन इस दफ़ा हम उसको ड्रा करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रा करेंगे, ऐसे नीचे की तरफ। तो इसको मैं अभी अपने रजिस्टर पर ड्रा करता हूँ इस शेप को और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आए चलते हैं अपने रजिस्टर की जानिब और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक केबल जो है एक रॉड को थाम सकती है। और तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैंने रजिस्टर पे इसको ड्रा किया हुआ है। जैसा कि आपको पता ही है, हमने पढ़ा है कि केबल टेंशन जो है वो 750 है, यानी ये जो केबल है ये समझे ये जैसा कि ये केबल है, ये एक राड, ये राड है, आपको पता है, ये मैंने राड ड्रा किया हुआ है और वो आपको पता है 60 डिग्री के ऊपर था। तो देखो बच्चों, इस राड को मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, इस तरफ से मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि अगर मैंने इस राड को खींचना है तो ऐसा तो नहीं ना होगा मैं ऐसे आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, यानी इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, यानी कि इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, यानी रस्सी को इस डायरेक्शन में खींचा जाएगा। तो इस डायरेक्शन में मेरी फोर्स लगेगी जो कि 750 न्यूटन है और इसे टेंशन कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चों रस्सी के अंदर सहने की एक कैपेबिलिटी है जिसे टी से मेंशन किया जाएगा, जो कि 750 न्यूटन है। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात को। अब जैसा कि उसने बोला हुआ था कि इस टी को हमने दो कंपोनेंट्स में यानी कि क्या करना है, डिटरमाइन करना है, एक उसका एन कंपोनेंट, एक टी कंपोनेंट। एन मैंने आपको बोला हुआ है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एन असल में होता है यूनिट वेक्टर, तो एक यूनिट वेक्टर ज़्यादातर तो वैसे तो कंपोनेंट के पैरेलल में होता है, लेकिन ये पैरेलल में नहीं होता, ये परपेंडिकुलर होता है। एन हमारा परपेंडिकुलर होता है अपने उस कंपोनेंट के। अब ये मेरा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर में किस डायरेक्शन में यानी कि मेंशन किया जाएगा अपने एन को, तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे मेंशन किया जाएगा इस तरह से, इस पॉइंट के ए के परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे वो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो देखें ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये मेरा टी एन हो गया, डैट इज़ माई टी एन। ठीक है, और अब बात करूं ये जो दूसरा कंपोनेंट है टी कंपोनेंट, जो कि इस
इस पॉइंट के पैरेलल में होना चाहिए, यानी इसके साथ 0 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। तो ये रूप ऐसे नीचे की तरफ खींची जा रही है, तो डैट्स वाई वो इस डायरेक्शन में यानी कि नीचे की तरफ होगा। डैट इज़ माई टी। तो ये देखें ए के साथ इसका एंगल 0 डिग्री, आप इसको डी यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो, जो ए का एंगल है वही मेरे टी का एंगल है, ठीक है। और ये 90 डिग्री के एंगल पे ए पॉइंट से, तो ये मेन पॉइंट है, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे अब एक एंगल बन रहा है, इस पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है जिसका नाम हम अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, अल्फ़ा कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक एंगल अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और दूसरे नंबर पर बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब मैं डी रख के देखता हूँ, डी मेरे पास अवेलेबल है, अच्छी बात है। ये देखो, अगर इस तरफ मेरा एंगल 60 डिग्री होता है ना, तो इस तरफ मेरा 120 डिग्री बनता है। ये देखो, इसी पे चेक करूँ तो इस तरफ 120 डिग्री बनता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये जो 60 डिग्री मेंशन है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और आपको मैंने एक तरीका बताया हुआ है कि जब आपको इस तरह से करना हो कि आपको अपना एंगल यहाँ पे मतलब एक क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कॉमन पॉइंट जो होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान में कॉमन पॉइंट जो बन रहा होता है, ये ओ पॉइंट है जो कि कॉमन है इन सब में। देखो, ओ पॉइंट कॉमन है ए और बी में। इसी तरह से आपको पता है वो जो हम यानी पैरेललोग्राम ड्रा करते थे और फिर एक कॉमन पॉइंट पे एंगल मालूम करते थे, वही यहाँ पे होने लगा। अब दूसरा एंगल तो मेरे पास है ही कोई नहीं, यहाँ पे देखो दूसरा एंगल मुझे पता ही नहीं है क्या है, मतलब है ही कोई नहीं मेरे लिए। तो लिहाजा सिर्फ एक 60 डिग्री एंगल है। तो आपको पता है जो हमारा रिजल्टेंट निकलता था उसको हम 180 डिग्री में से मेंशन करते थे, तो हमें अपने रिजल्टेंट पॉइंट का एंगल मिल जाता होता था। तो 180 डिग्री में से अगर मैं 60 डिग्री माइनस करूँ तो कितना बचता है, 120 डिग्री। तो यानी डैट्स वाई यहाँ पे कितना एंगल बनता होगा, 120 डिग्री। तो इस चीज़ को समझा करेंगे, मैथ का लॉजिक है जो कि वो लॉजिक आपका पहले चैप्टर का हर जगह पे अप्लाई हो रहा है। अब मुझे 120 डिग्री का पता है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ साइंस का इस्तेमाल करते हुए, या लॉ ऑफ कोसाइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब मुझे 120 डिग्री का पता है, तो मैं लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करते हुए ए बी की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे इस केबल के अंदर यानी कि टेंशन यानी कितनी सहने की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये कितनी फ़ोर्स को होल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर कितनी फ़ोर्स लगे तब तक ये रस्सी बची रहेगी, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा फ़ोर्स इसके ऊपर लगी तो ये रस्सी टूट जाएगी। ये तो उसकी वैल्यू है, मुझे ये नहीं पता। जैसे ये देखें, ओ ए की वैल्यू मेरे पास 1.5 है। देखें, ओ ए मेरे पास यहाँ पे 1.5 के बराबर है। इसके ऊपर आपको लाइन लगानी चाहिए ताकि पता चले ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास, 1.5 मीटर। उसके बाद जो ओ बी का मेरे पास मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास कितना है, वो है 1.2 मीटर। लेकिन मुझे ये नहीं पता ए बी की यानी कि ये इस रस्सी की, यानी ये जो रस्सी लगी हुई है इसकी मेरे पास लेंथ कितनी है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैं लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करूँगा। लॉ ऑफ कोसाइन आपको पता क्या कहता है, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab काज ऑफ बीटा आपने लिखना होता है। तो ये आपका एंगल असल में बीटा ही आपने फाइंड आउट किया, डैट इज़ योर बीटा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आपके पास यानी सी क्या है, सी असल में आपका ए बी है, डैट इज़ योर सी। ए बी का स्केयर होता है, लेकिन हम अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, या चलें अभी के लिए स्केयर ही लगा देते हैं। देन इज इक्वल टू आपको पता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर होता है। मेरे लिए ए है इस वक्त ओ बी, तो ओ बी का स्केयर आ गया, यानी ओ बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, प्लस बी का स्केयर, बी मेरे पास इस वक्त ओ ए के बराबर है, तो ओ ए का स्केयर आ गया, माइनस 2ab होता है। तो यानी ओ बी और ए बी, और काज ऑफ बीटा, बीटा मेरे पास आगे आ जाता है यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करें। देखें, मुझे तो ए बी चाहिए, तो मैं इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए दूसरी तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओ बी का स्केयर यानी कि 1.2 का स्केयर, प्लस ओ ए का स्केयर यानी कि 1.5 का स्केयर, माइनस 2 इंटू 1.2 इंटू 1.5 काज ऑफ 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देते हैं कैलकुलेटर पे और ए बी हमें मिल जाएगा। मेन चीज़ तो हमने बच्चों इस टी और ये टी एन को मालूम करना है, जो कि तभी मालूम हो सकते हैं जब ये एंगल अल्फ़ा मालूम हो जाए, क्योंकि ये एलॉन्ग अल्फ़ा के हैं तो परपेंडिकुलर वाला साइन का फंक्शन इस्तेमाल करेगा, यानी कि टी एन बराबर होगा टी साइन अल्फ़ा के, और ये टी बराबर होगा टी काज अल्फ़ा के। तो मुझे अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा तभी मालूम हो सकता है जब मुझे इनकी वैल्यू पता चल जाए। तो बच्चों मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 2.34। तो ये भी मीटर में ही होगी, यानी इतनी आपके पास लेंथ है उस रस्सी की, जिस रस्सी से आप फोर्स लगा रहे हो अपने उस रॉड टाइप से मटेरियल को खींचने के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुझे इस अल्फ़ा को मालूम करना है। मुझे इसकी वैल्यू मिल गई है इस रस्सी के, यानी कि
मैग्नीट्यूड मिल गई है, ए बी इज इक्वल 2.34 मीटर। तो अब देखो मुझे पता है इस रस्सी की मैग्नीट्यूड कितनी है, 2.34 मीटर है। अब मैं इस रस्सी के ऊपर यानी इस डायग्राम के ऊपर ये एक ट्राई एंगल है, इसके ऊपर अपना लाफ साइन लगा सकता हूँ ना। आपको पता है लाफ साइन कैसे वर्क करता है कि देखो मुझे इस अल्फ़ा को असल में मालूम करना है। तो अगर मैं इस अल्फ़ा को मालूम कर रहा हूँ, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। देखो ओ बी यानी कि इस साइड की अगर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो इसके पैरेलल में जो एंगल है वो साइन समेत बटे में आ जाएगा। तो देखो मैंने लिया 1.2 को, यानी इसको कहा जाएगा ओ बी लिया, तो ओ बी के पैरेलल में कौन सा मेरे पास यहाँ पे इसके पैरेलल में कौन सा एंगल आ रहा है, अल्फ़ा, तो वो साइन के साथ यानी बटे में लिख दिया जाएगा, साइन अल्फ़ा। इसी तरह से देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ये ओ ए, तो इसके पैरेलल में जो एंगल है वो तो मुझे पता ही नहीं है। ये देखें इस एंगल का कोई नामो निशान ही नहीं है, पता ही नहीं है इसका क्या एंगल है। तो डैट्स वाई मैं ये वाला तो नहीं ले सकता, यानी कि मैं ओ ए नहीं ले सकता। लेकिन मैं देखें ए बी ले सकता हूँ, क्योंकि ए बी के पैरेलल में जो एंगल लगा हुआ है मुझे उसकी वैल्यू पता है। तो ए बी ऊपर आ जाएगी, ए बी की मैग्नीट्यूड बटे में आ जाएगा साइन ऑफ बीटा, जो कि 120 डिग्री के बराबर है, क्योंकि इसके पैरेलल में देखें 120 डिग्री वाला एंगल लगा हुआ है। अब यहीं से आप देखें अल्फ़ा का फार्मूला बनाएंगे किस तरीके से। ये देखें साइन अल्फ़ा इधर चला गया बच्चों, देखें साइन अल्फ़ा इस तरफ चला गया, साइन अल्फ़ा इधर आ गया, और ये ए बी और साइन बीटा, देखें साइन बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया ओ बी के साथ। ओ बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ओ बी की वैल्यू है 1.2, जिसके साथ जाके साइन बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। साइन बीटा कितना, यानी कि साइन 120 डिग्री, और बटे में आपका ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो गया, बटे में आ गया ए बी आपके पास 2.34 के बराबर है। तो ये आपके पास आ गया ओवरऑल। अब देखो मुझे तो अल्फ़ा मालूम करना है, अल्फ़ा इधर ही रह जाएगा, दूसरी जानिब साइन जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, और इसका जो बनता है वो आप निकालो कितना बनता है, 1.2 साइन ऑफ 120 एंड देन डिवाइडेड बाय 2.34। तो ये बच्चों आपके पास आता है 0.441, 0.441। इसका अगर हम साइन इनवर्स करते हैं तो कितना बनता है, ये बच्चों आ जाता है आपके पास 26.4 डिग्री, या 36.37 कह सकते हो, 26.37 डिग्री। ये आपके पास अल्फ़ा आपका फाइंड आउट हो गया। अब आपको अल्फ़ा पता है तो अब आप इजीली देखो टी एन को भी मालूम कर सकते हो, टी टी को भी मालूम कर सकते हो। ये फार्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। टी एन किसके बराबर होगा, देखो टी एन इसके परपेंडिकुलर था ना, टी के परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर एंगल हो तो वो साइन फंक्शन का इस्तेमाल करता है, तो यानी फार्मूला बन जाएगा टी साइन अल्फ़ा। और जो अपना दूसरा है टी टी, वो इसके पैरेलल था, वो उसने खुद मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है, टी जो टी टी होता है वो इसके पैरेलल होता है, लेकिन इस दफ़ा ये एंटी पैरेलल है और ये नीचे की तरफ लग रहा है। देखो बच्चों ये फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, नेगेटिव वाई की तरफ, तो नेगेटिव वाई यानी वाई प्राइम की तरफ होने की वजह से ये माइनस टी, यानी ये फार्मूला तो यही आएगा टी काज अल्फ़ा, बट साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव साइड पे जा रही है फोर्स, ठीक है। नेगेटिव साइड में होने की वजह से इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही होती, लेकिन ये फोर्स इस दफ़ा नीचे की तरफ लग रही है, चाहे ये 0 डिग्री का ही एंगल इसके साथ बनवा रही है, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स देखें ना, मैं खींच रहा हूँ रस्सी को नीचे की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से फोर्स देखें, जब मैं रॉड को यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में खींचूंगा तो रॉड ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो वो जाएगा एक्स प्राइम की डायरेक्शन में, और आपको पता है काज असल में एक्स की डायरेक्शन प्रेजेंट करता है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो हॉरिजेंटली डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि कवर हो रहा है, डैट्स वाई टी टी के लिए माइनस का साइन इस्तेमाल हुआ। लेकिन वर्टिकली बात करूँ तो वर्टिकली वो रॉड देखो पहले ऐसे नीचे था, जब मैंने उसको यानी ये देखो ये मेरा रॉड है, ठीक है, ये मेरा रॉड है, जब मैंने इसको इस तरफ से रस्सी की मदद से खींचना शुरू किया तो देखो वर्टिकली ये अप जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले ये ऐसे नीचे था, इसका मुंह थोड़ा नीचे था, फिर ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो वर्टिकली ये ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। डेट्स वाई साइन के साथ पॉजिटिव टी हुआ है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, देखो टी की वैल्यू कितनी है 750 साइन ऑफ अल्फ़ा यानी कि 26.37, और बटे में माइनस 750 काज ऑफ 26.37 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं और फाइनली अपने क्वेश्चन को डन करते हैं। तो फाइनली बच्चों ये आपके आंसर आ रहे हैं, ये माइनस में आ रहा है, माइनस 671.96 न्यूटन। आपके बुक वाले ने 672 लिखा हुआ है, तो वो 672 ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है, और ये 333.1 न्यूटन आता है यार, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।